तो क्या बंदूकें शांत होने का मतलब सच में शांति है, या ये बस एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक युद्ध की शुरुआत है? एक ऐसा युद्ध जो अब मैदान पर नहीं बल्कि इकोनॉमी के मोर्चे पर लड़ा जाएगा। आज हम इसी नाजुक सीज़फायर को समझने की कोशिश करेंगे जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुआ है, और देखेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहले बात करेंगे इस शेकी सीज़फायर की, फिर देखेंगे कि इसने ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे हिलाकर रख दिया है। इसके बाद समझेंगे टैरिफ के इस नए बैटलफील्ड को, और ये भी कि दुनिया के बड़े देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होने वाला है। 8 अप्रैल को जो सीज़फायर हुआ उसने फौरी तौर पर मिलिट्री एक्शन तो रोक दिया, लेकिन सच तो ये है कि ये जो शांति है ना, ये बहुत ही कच्चे धागे से बंधी हुई है। देखिए, ये सीज़फायर अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों का तनाव था। जनवरी 2026 में ईरान में प्रोटेस्ट हुए, फिर फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने मार्च में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ही बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की शिपिंग रुक गई। और फिर जाकर धमकियों और नेगोशिएशंस के बाद अप्रैल में 2 हफ्तों के सीज़फायर का ऐलान हुआ। मतलब माहौल पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। और यहीं पर इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज़फायर पर राजी हुए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने को भी तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल साफ कहता है कि ये सीज़फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। मतलब हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके मिलिट्री ऑपरेशंस चलते रहेंगे। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस कच्ची शांति को किसी भी पल तोड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं जंग के दूसरे मोर्चे की, यानी इकोनॉमी की। गोलियां भले ही चलना बंद हो गई हों, लेकिन इस लड़ाई ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पहले ही हिलाकर रख दिया है। इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ा एनर्जी मार्केट पर। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रास्ता ही रुक गया। आप सोचिए, ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक अहम नस को दबाने जैसा था। और नतीजा क्या हुआ? तेल की कीमतों में जैसे आग लग गई। ब्रेंट क्रूड का दाम $120 प्रति बैरल के भी पार चला गया। अब इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल का महंगा होना नहीं है, इसका असर दुनिया भर के कारोबारों और आम लोगों की जेब पर पड़ता है, क्योंकि हर चीज महंगी होने लगती है। और ये असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहा, इसने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिरने लगे। डाउ जोन्स 400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। एयर स्पेस बंद होने से रोजाना 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। खाड़ी देशों में तो खाने पीने की चीजों के दाम 40 से 120% तक बढ़ गए। यहाँ तक कि फर्टिलाइजर की कीमतें भी बढ़ गईं, जिससे आने वाले वक्त में फूड सप्लाई का खतरा पैदा हो गया। तो जैसे ही बंदूकें शांत हुईं, एक नया जंग का मैदान खुल गया, और वो था इकोनॉमी का मैदान। ये लड़ाई की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। अमेरिका ने एक सीधी धमकी दी। 8 अप्रैल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि जो भी देश ईरान को मिलिट्री हथियार देगा, उसे अमेरिका को होने वाले अपने सारे एक्सपोर्ट्स पर 50% का टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का खुला ऐलान था। इस पूरी सिचुएशन ने दुनिया की बड़ी ताकतों को एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया है। हर किसी को ये सोचना पड़ रहा है कि वो किसका साथ दें, और इस नए खेल में उनके लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान। चीन को ही ले लीजिए, उसके लिए ये सिचुएशन एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ उसे मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, तो ये उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का 90% तेल आज भी चीन ही खरीद रहा है, और शायद डिस्काउंट पर। तो चीन ने बड़ी चालाकी से न्यूट्रल रहने का ऐलान किया है, ताकि वो एक मीडिएटर बनकर इस पूरे इलाके में अपना दबदबा बढ़ा सके। वहीं रूस इस पूरे खेल में साफ तौर पर फायदे में दिख रहा है। एक तो वो ईरान का बड़ा मिलिट्री पार्टनर है, दूसरा इस लड़ाई की वजह से वेस्टर्न देशों का ध्यान यूक्रेन से हटता है, और सबसे बड़ी बात, तेल के बढ़ते दाम उसकी अपनी वॉर इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट दे रहे हैं। हाँ, एक रिस्क जरूर है कि अगर वो ईरान को सप्लाई जारी रखता है तो उस पर भी अमेरिकी टैरिफ लग सकते हैं। लेकिन जापान जैसे देश के लिए ये सिचुएशन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जापान अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और उसका भी ज़्यादातर हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। मतलब उस इलाके में ज़रा सी भी गड़बड़ी जापान की पूरी इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है।
तो अब पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक शांति की तरफ जाता है और दूसरा एक बहुत बड़ी तबाही की ओर। सिचुएशन बहुत ही साफ है। अगर शांति बनी रहती है तो तेल की कीमतें स्टेबल होंगी, दुनिया का व्यापार नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये लड़ाई फिर से शुरू होती है तो एक नया ऑयल शॉक आ सकता है। पूरी दुनिया में महंगाई बेकाबू हो जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकते हैं और ये संघर्ष और भी देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। तो अंत में सवाल यही है, इस सीज़फायर ने एक जंग को तो रोक दिया, लेकिन क्या इसने टैरिफ और ट्रेड से लड़े जाने वाले एक नए आर्थिक विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में दुनिया की शक्ल कैसी होगी।